कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियां। पहले तो जान लें कि ये क्या है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या है, ये चीज भी समझना होगा। आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स, फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर कोरल्स। Corals are the marine organism. Only can survive under the symbiotic association with algae. गरिमा, गरिमा जी कैसी हैं? कई दिन बाद क्लास लिया ना, तबीयत ठीक है अभी? चलिए, तो ये क्या होता है, एक होता है, अच्छा मूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि म्यूट कर लीजिए सब लोग, आप सब लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिए। पहले इसको समझा जाए बहुत सिंपली, इतना ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। व्हाट आर कोरल्स? इट इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द कोरल एंड एल्गी टू एक्सेंथले। ये क्या होता है? व्हाट इज सिम्बियोटिक एसोसिएशन? व्हाट इज सिम्बियोसिस? सहजीविता सर। सहजीविता। जैसे ये कोरल्स है और एक एल्गी है, ये दोनों आपस में अटैच्ड रहते हैं, ठीक, पानी में पाए जाते हैं। कैन सर्वाइव ओनली इन मरीन लाइफ, ओनली इन साल्टी वाटर, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है, व्हाट इज सिम्बियोसिस? सिम्बियोसिस मतलब प्रगाढ़ संबंध, संक्षेपण वाला प्रेम संबंध, है ना, अन्योन्याश्रय। हिंदी वाला कठिन है ना, अंग्रेजी वाला आसान है ना। सिम्बियोसिस सिंपली, और वो क्या है, अन्योन्याश्रयी संबंध। जो लोग अभी कलयुग में अन्योन्याश्रयी संबंध पालेंगे उनका हार कोरल वाला होगा, क्योंकि अभी देखो कोरल कितना तेजी से खत्म हो रहे हैं, है ना। तो नो मोर सिम्बियोटिक एसोसिएशन, नो मोर सिम्बियोटिक डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग, ओके, जस्ट लव योरसेल्फ, ठीक है। डोंट डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइडर एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों साथ हैं तो दोनों जीवित हैं, दोनों अगर अलग हुए तो दोनों ही मर जाएंगे। दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है कि एक दूसरे की क्षुधा पूर्ति करते हैं, एक दूसरे की जो भी नीड होती है उसे पूरा करते हैं, और अगर उनको नहीं मिला दूसरा, वो नीड फुलफिल ना होने के कारण वो समाप्त हो जाते हैं। इस तरह के प्रगाढ़ संबंध कहलाते हैं सिम्बियोसिस। बोथ स्पीसीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे फुलफिल others need and also provide a place and develop a habitat where another organism can survive। एक ऐसा स्थिति भी डेवलप करते हैं, एक ऐसे प्रवास का भी जनन करते हैं जिससे अन्य प्रजातियां भी वहां पर जीवित रह सकती हैं। तो ये संबंध है। तो ये कोरल जो होता है क्या करता है, पानी से खींचता है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, और ये देता है किसको, एल्गी को। एल्गी मतलब शैवाल, एक कोशिकीय होता है, पादप प्रजाति है शैवाल, एल्गी। तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स निकालता है और घरौंदा बनाता है, पॉलिप बनाता है, कोरल पॉलिप, ठीक है। पॉलिप क्या होता है,
पॉलिप होता है कि जो स्केलेटन्स होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के, पानी में जो जीव जंतु मर चुके हैं उनकी हड्डियां जो होती हैं वो उसमें से निकालता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को ये पॉलिप में कन्वर्ट करके घरौंदा बनाता है, ऐसे 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 पानी के अंदर, बहुत खूबसूरत सा, ठीक है, जिसमें कोरल ग्रो करता जाता है। एल्गी को ये निकाल करके न्यूट्रिएंट देता है, और एल्गी क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट से फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण, और खाना बनाता है। और खाना बना करके एल्गी प्रिपेयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड शेयर द प्रिपेयर्ड फूड विद द कोरल्स। तो एक दूसरे के साथ ये सरवाइव कर पा रहे हैं, जिंदा हैं। ये खाना देता है, फूड, ये क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स, इसको न्यूट्रिएंट देता है और घर बनाता है। कोरल एक्ट एज हस्बैंड एंड एल्गी एज वाइफ, है ना। ये सब्जी खरीद के लेके आया, घर बनवाया, और एल्गी ने खाना बनाया। लेकिन ये कहना भी गलत है, अब बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो डिपेंडेंट है, सरकारी नौकरी वाली, उनके हस्बैंड खाना बनाते हैं, है ना, और वो सब्जी लेके आती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये इस तरह से जीते, अगर ये मर जाए तो ये भी मर जाएगा, और ये मर जाए तो ये भी मर जाएगा। 2017 में यहां से क्वेश्चन आया, ये 25% मरीन बायोडाइवर्सिटी को संजोए हुए हैं। कंटेन 25% marine biodiversity. If 100 organisms are living inside a marine ecosystem, then the 25 species are found only over the coral reef. 100 में 25 जीव जंतु कहाँ हैं? केवल प्रवाल भित्तियों में ही आश्रय कर रहे हैं। It means it support the rich biodiversity. So far known as UPPCA 2017 प्री का प्रश्न, so far known as रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, महासागरों के सदाबहार वन कहे जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन, ठीक है। अच्छा, एल्गी का नाम क्या है स्पीसीज का? एल्गी में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, एंड आल्सो एल्गीज आर द लार्जेस्ट ऑक्सीजन सब कंट्रीब्यूटर इन आवर इकोसिस्टम। यूपीएससी 2015 क्वेश्चन नंबर 67 सीरीज सी, उसने पूछा था कि इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? देन द राइट ऑप्शन वाज ऑप्शन सी, एल्गी, ठीक है। उसमें था रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी था ग्रास लैंड, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी फंजाई। अच्छा, इसका नाम, इसका स्पीसीज कौन सी है? जू एक्सेंथेले, जू एक्सेंथेले। जू एक्सेंथेले आर ऑटोट्रॉफिक, प्रिपेयर देयर ओन फूड, द माइक्रो एल्गी, ठीक है। अब यहां पर एक
सर आवाज नहीं आ रही है। शायद लाइन कट गई होगी सर के यहाँ। हमने कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल से, देखो सर जू जंतरी तक बताया था, उसके आगे बता। हाँ हाँ ठीक है, जू एक्सेंथले ही बता रहा था मैं, है ना। तो आ रही ना आवाज सबको? यस सर। ठीक ठीक ठीक, अभी अभी आ जाएगी लाइट 2 मिनट में। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कोरल की प्रजातियां हैं, है ना, जो कि अलग अलग भी जी सकती हैं, मतलब 2 तरह से भोजन करती हैं। ठीक है, पूरी तरह से सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, ये 2010 वाला लव स्टोरी है ना। एक जगह तो है ही है प्यार, लेकिन दूसरी जगह भी अपना डिपेंडेंसी बना के रखे हैं, है ना। तो इनकी सर्वाइवल कंडीशन ज्यादा अच्छी है। वो कौन से होते हैं कोरल्स? जैसे कुछ कोरल्स होते हैं, जैसे मान लो ये कोरल है ना, तो ये क्या करता है, पानी में माइक्रोब्स जो है उनको भी खा लेता है, और प्लस एल्गी से भी अटैच है ना, एल्गी से भी अटैच है, तो इससे भी खाना लेता है और खुद भी खा लेता है। ठीक है, और ये उसके साथ अटैच होता है एक ऐसा एल्गी जो कि इससे न्यूट्रिएंट सप्लाई भी लेता है, प्लस पानी से भी खुद भी न्यूट्रिएंट सप्लाई ले सकता है। इट कैन सब्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम द वाटर and also observe or assimilate nutrients provided from the corals, है ना। तो यानी पानी से खुद भी खींच सकता है, खुद भी कमाता है, और कोरल से भी लेता है। और कोरल क्या है, खुद भी उधर से भी खाना लेता है, प्लस खुद भी खा लेता है। तो ये सभी कोरल्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टू वे पाथवे है सब क्या कहते हैं सर्वाइवल का, ये होते हैं फाइलम सिनेडेरिया। कोरल होता है स्पीसीज फाइलम सिनेडेरिया, और एल्गी होता है फाइलम डाइनोफ्लैगेलेटा, जो एक सेंथली की प्रजाति है, फाइलम डाइनो फ्लैगलेटा। ये क्या कर सकते हैं, 2 तरह से अपना जीवन यापन करने में सक्षम हैं। अच्छा, कोरल कोरल कर रहा हूं, तुम लोगों में शायद कोई पहना भी हो, पंडित जी बता, इसको हिंदी में कहते हैं मूंगा, और पंडित जी लोग कहते हैं कि मूंगा पहन लो तुम्हारी साढ़ी साथी उतर जाएगी। क्यों विनोद चौहान, तुमको बताया था किसी ने? नहीं, ये वाली बात तो तुमने किया तो नहीं, लेकिन तुमको बताया था किसी ने मूंगा पहन लेना। नहीं सर, मुझे तो किसी ने नहीं बताया सर, मैं ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करता सर। नहीं नहीं सर, आप ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करते सर। तो बिलीव नहीं करते हो? कोई किसी को बताया है आप तक? ऐसे सर सुना बहुत है सर, वो या तो वो अंगूठी में डाल के रखते हैं या वेरी गले में गुड, डाल बहुत के अच्छी रखते हैं बात है, लॉकेट वही के मैं रूप देखना में। चाहता हूँ कौन, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, तो है ना, ये बात है कि हमारा हाँ 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 हाँ, वही वाला। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी, रुक रुक के आ रही है। सर फिर से लेफ्ट हो गए। नहीं है।
कोई जो है मूंगा नहीं पहना है कि दिखा सके? अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। तुमको कोई नहीं ठग पाया आज तक, यानी कि ठीक है। तो ये जो कोरल्स होते हैं, है ना, ये ऐसे ही होते हैं, मतलब कि मूंगा, इनको लोग खुदाई करके ले जा करके बेच देते हैं, इनको खत्म कर रहे हैं, इतनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं रिलीजियस चीजों के लिए। और जो टूरिस्ट होते हैं, अभी हम लोग आएंगे क्यों, कोरल ब्लीचिंग क्या है उस पर आएंगे। सिम्बियाटिक एसोसिएशन क्या है समझ गए। और जो कोरल फाइलम सिनेडेरिया और फाइलम डाइनोफ्लेगलेटा की स्पीसीज हैं, उनमें क्या डिफरेंस है ये समझ गए। रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं, ये समझ गए, है ना। तो ये क्लियर हो गया ना कि इसमें कोई डाउट है किसी को? सर ये सेम होता है क्या, प्रवाल सर वाला मूंगा और प्रवाल? मूंगा जो है खराब हिंदी है और प्रवाल शुद्ध हिंदी है। सर एक चीज और, ये जो आपने नाम बताए थे, इस तरह एल्गी का बता दिया था, जू जेंटले, और इसका सर प्रवाल का हिंदी क्या होगा मतलब सर, जो उसका नाम है, मतलब नाम कोरल, मतलब ये सर कोरल, इसकी भी कोई नाम होगा ना सर, इसका ये कोरल ही रहेगा सर? नहीं नहीं, कोरल जो है ये जीव है ना, एनिमेलिया वर्ग संघ का है ये, तो ये इसका कोरल ही है। एल्गी में बहुत वैरायटी होती हैं, है ना, तो एल्गी में ये जू एक्सेंथले वैरायटी है। अच्छा, कोरल का कोरल ही रहेगा। कोरल ही है, मेन वही है, ठीक है। सर दोनों का भी डिफरेंस एक बार बता दीजिएगा बेटे। एक जंतु डिफरेंस है, दोनों के बीच में? एक जंतु है, एक पौधा है, पादप है। नहीं, ये जो फाइलम सिनेडेरिया और ड्रायोफ्लैगेटा जो है। फाइलम सिनेडेरिया इज ए स्पीसीज ऑफ कोरल, सब स्पीसीज ऑफ कोरल जो दो तरह से अपना भरण पोषण कर सकता है, दो तरीके से खाना खाता है। एक तो एल्गी से भी खाना लेता है, दूसरा खुद भी पानी से खाना ले लेता है, ठीक है। तो दो तरीके से ये अपना जीवन यापन कर लेता है। और इसी तरह से एल्गी में जो फाइलम डाइनोफ्लेगलेटा है, ये भी दो तरीके से अपना भोजन कर लेता है। एक तो ये न्यूट्रिएंट सप्लाई लेता है पानी से भी, दूसरा ये न्यूट्रिएंट सप्लाई लेता है कोरल से भी, इससे भी लेगा और ये पानी से भी ले रहा है। तो डबल पाथवे है इसका सर्वाइवल का, ठीक है। ओके, क्लियर? क्लियर। अब देखते हैं आइडियल कंडीशन फॉर कोरल ग्रोथ, ठीक है। और पॉलिप क्या है, अभी हमने बताया था पॉलिप। सर ये घर होता है, जो स्केल्टन जो मर जाते हैं उनसे सर ये कोई कार्बोनेट था ना, वो लेकर ये लोग घर बनाते हैं जहाँ एल्गी रहता है सर। कोरल मतलब एल्गी को घर प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन, और रीफ बनाता है, रीफ कोरल रीफ बनाता है, जिसे कहते हैं कोरल रीफ, है ना, प्रवाल भित्ति घरौंदा अपना। अब देखते हैं आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स। प्रवालों के विकास हेतु जो आदर्श दशाएं हैं कौन कौन सी होनी चाहिए? पहला, फर्स्ट, स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जलवायु परिवर्तन इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। Corals are highly susceptible to quick change in the marine ecosystem or the marine climatic condition, like change in salinity, like change in pH value, means acidic nature is highly dangerous for the corals.
इनको एक जैसा, जैसी इनकी कंडीशन है वैसा ही कंडीशन इनको चाहिए, चेंज ना हो, परिवर्तन ना हो, जैसा है वैसा ही रहे। थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो मरने लगेंगे। ठीक। दूसरा, वार्म वाटर। गर्म जल चाहिए। ठीक है। और इसी कारण से जो कोरल्स पाए जाते हैं 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, है ना। कुछ जैसे स्नोफ्लेक कोरल्स, कुछ एक आध दो ऐसी स्पीसीज हैं जो ठंडे पानी में जी सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वैरायटीज हैं उनको चाहिए गर्म पानी। ट्रॉपिकल रीजन में बड़े पैमाने पर कोरल रीफ पाए जाते हैं। अगला, शैलो वाटर। छिछला जल। छिछला मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा गहराई ना हो। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें औसतन 200 मीटर की गहराई तक जाती हैं, है ना। तो अगर, हाँ, थर्मोक्लाइन रीजन के ऊपर, थर्मोक्लाइन के ऊपर, है ना, फोटिक जोन में, तो सूर्य की किरणें जो हैं सोलर रेज एवरेज 200 मीटर तक जाती हैं। तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल वहीं तक होगी। तो इसलिए कोरल्स 200 मीटर तक की डेप्थ तक ग्रो करते हैं, पाए जाते हैं। और नीचे गहराई में एल्गी मर जाएगा तो खाना कौन बनाएगा, इसलिए वहां नहीं पाए जाते हैं। लेकिन 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से 10 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, डायरेक्ट। तो 400 मीटर तक चली जाती हैं। तो ट्रॉपिकल बेल्ट में लगभग 10 डिग्री के पास तक 400 मीटर की गहराई तक भी कोरल्स पाए जाते हैं, और ज्यादा गहराई में भी कोरल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और वहीं पर हायर मिड लैटिट्यूड पर 10 मीटर की गहराई तक, तो एवरेज 200 मीटर की गहराई तक कोरल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनको सनलाइट चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़े पैमाने पर ये पाए जाते हैं, जो इनकी रिच डेंसिटी पाई जाती है 40 मीटर टू 55 मीटर। बहुत अच्छी ग्रोथ वाला आइडियल डेप्थ है कोरल्स की ग्रोथ के लिए, है ना। अगला, क्लियर साल्टी वाटर। पानी होना चाहिए साफ, ठीक है, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। इसलिए जहां पर कोस्टल रीजन होता है, जहां बहुत नदियां गिर रही होती हैं, कोरल्स उधर नहीं पाए जाते हैं, उधर सरवाइव नहीं कर पाते। इस कारण से इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर बहुत सारी नदियां गिरती हैं। सेडिमेंटेशन, ह्यूज सेडिमेंटेशन अकर इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया,
So these region lacks the abundancy of the coral reef. ठीक है, coral reefs are abundant in the western coast. Why the coral reefs are abundant in the western coast? और क्योंकि उसमें उधर हम ये बहुत बात, कम नदी, हाँ या बहुत कम नदी मतलब उधर कोरल गिरती है नेशनल वेस्टर्न पार्क, घाट। हाल ही में इंडिया गवर्नमेंट ने कोरल नेशनल पार्क बनाया है। वो कौन से मतलब स्टेट के कोस्ट पर बनाया है? ऑप्शन ए गुजरात, कोरल नेशनल पार्क, ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी केरला। गुजरात। कौन बोला? हम और शिवेंद्र। कौन बोला गुजरात? शिवेंद्र सर। शिवेंद्र, राइट आंसर। तुम तो बताओगे ही यार, तुम तो वहीं डूबते रहते हो, है ना। राइट आंसर इज गुजरात। जी सर। ठीक है, पानी के बारे में शिवेंद्र से, गजेंद्र से, राहुल से, 3 लोगों से कुछ भी पूछना है तो हमसे ना पूछो पानी के बारे में, इन लोगों से पूछ लो, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, ये लोग जीते हैं उसमें पानी में। क्यों गजेंद्र जी? अगला बात, पानी खारा होना चाहिए, साफ पानी भी इनको नहीं पसंद, मीठा पानी इनको नहीं पसंद, इनको चाहिए साल्टी वाटर, सलाइन वाटर, और नो सेडिमेंटेशन, नो पोल्यूशन, ठीक है, नो या फिर लिटिल पोल्यूशन, लिटिल पोल्यूशन में ये सस्टेन कर जाएंगे, हैवी पोल्यूशन नहीं चाहिए। अगली चीज है अबाउंडेंसी ऑफ प्लैंक्टन्स। अबाउंडेंट प्लैंक्टन, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। यस किबनोली, या Sorry, it was mistake. हेलो, Sir, it was a I think mistake. some Sorry. I think you some kind of network problem proceed. Hello, सर सी इज टेलिंग दैट बाय मिस्टेक से हैज टोल्ड समथिंग, मतलब गलती से बोल दी है सर। you can write down in chat window. बाय मिस्टेक हो You can गया। write your query in chat window. Okay, abundancy of plantains, adequate supply of oxygen and microscopic marine food needed for the survival of planktons. Microscopic marine food, as we earlier discussed about, the some species of plankton can grow in both dependency on the phytoplankton and also over the algae attached symbiotically with the corals, है ना। ये जो क्या कहते हैं फाइलम जिनेडेरिया कोरल है, कैन ईट प्लैंक्टन्स डायरेक्टली, तो उसको क्या चाहिए? प्लैंक्टन्स चाहिए, है ना। तो जहां पर बड़े पैमाने पर, और दूसरी चीज कोरल्स आल्सो नीड ऑक्सीजन एज दे बिलोंग टू एनिमेलिया फैमिली, एनिमेलिया किंगडम, तो ऑक्सीजन भी चाहिए, एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर द गुड सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। ओके,
पानी में ऑक्सीजन कौन मिक्स करेगा, कौन मिलाएगा? जंतु? नो, फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी यही मिलाएंगे। तो वहां पर जहां पर ऑक्सीजन, खूब सारी ऑक्सीजन होगी, वहां पर खूब सारे कोरल्स होंगे और मछलियां भी होंगी। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए होगा। ये टेम्परेचर, एक कोरल बीचिंग, कोरल बीचिंग पर बाद में आते हैं, पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब तीसरे स्टेप पर जाने वाले हैं हम लोग। कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। 24 डिग्री सेल्सियस से कम होगा टेम्परेचर तो मर जाएंगे, है ना। और 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मर जाएंगे। 27 डिग्री सेल्सियस इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ and the upper survival limit of the corals are 33 to 35 degrees Celsius for the some species, and minimum permissible range of temperature for the survival of the corals are 24 degrees Celsius. Below this temperature, some coral species died. Some coral species can also survive up to 18 degrees Celsius, but not below the 18 degrees Celsius, except snowflake coral. Snowflake coral can survive below the 10 degrees Celsius temperature. Below the 10 degrees Celsius temperature is the exception, and exceptions are everywhere. तो ये हो गया टेम्परेचर इनका। ठीक, अब आते हैं हम लोग, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द कोरल रीफ। ठीक है, कितने तरह की होती है कोरल रीफ? There are 3 types of coral reef. Fringing reef, fringing, बैरियर, सर हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं। या हेलो, हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं। हम्म, हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं कि सर? नहीं नहीं बता रहे हैं, है ना। एटॉल, ये 3 तरह की। ठीक है, फ्रिंजिंग होती हैं संबद्ध प्रवाल भित्तियां। ठीक है, बैरियर रीफ होती हैं अवरोधक प्रवाल भित्तियां, और एटॉल को एटॉल ही कहते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या है, ये कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है और कैसे बनते। शोर रीफ, तटीय भित्तियां भी नहीं कहते हैं, तटीय भित्तियां। या शोर रीफ कही जाती है।
these reefs grow directly from a shore. इस प्रकार की भित्तियां सीधे तट से ग्रो करना शुरू करती हैं, तट से लगी है, चिपकी रहती हैं तट से, कोस्ट से। इसके लिए हम एक तरीका बताते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। These are the fringing reef, तटी। देखो ये कोई क्या कहते हैं, समझ लो, या इसे कोई पर्वतीय क्षेत्र समझ लो जो ग्रो कर रहा है अभी ऊपर की ओर, है ना। फिर क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही ये कोस्ट है। तो यहाँ पर भी ये इसको मान लो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो यहाँ पर भी ऐसे जुड़े हुए कोस्ट, कोस्ट है, कोस्ट से कनेक्टेड, बोथ आर द फ्रिंजिंग रीफ्स। ओके, पहली वैरायटी में कोई डाउट? बोलो भाई। नो सर, क्लियर है। ठीक है, एकदम टच होती है, कोस्ट से, मिट्टी से कनेक्टेड है ना। और इसीलिए सबसे पहले यही, इन्हीं को सबसे ज्यादा खतरा भी होता है।
जितना नजदीक रहोगे ह्यूमंस के उतना ही खतरा है ना। दूसरा होता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ, बैरियर रीफ के लिए दूसरा बना देता हूं। जिन्हें हिंदी में लगून भित्तियां भी कहते हैं। लगून, बिकॉज दे फार्म लगून, ये पूछा गया। लगून ये कैसे होता है देखते हैं। नीचे था इसके, मान लो अटैच वाली, जो इससे अटैच ऐसे, वो तो थी बैरियर। अब इसी के ऊपर वो ग्रो करता चला गया, ग्रो करता चला गया और इस तरह बन गया। ग्रो करता चला गया, इधर भी ये ग्रो करता चला गया और उसके बाद ये इस तरह बन जाएगा। Like this. उसी के ऊपर ये ग्रो किया। इसका बेस क्या है? इसका बेस फ्रिंजिंग रीफ ही है। बैरियर रीफ। तो इनके बीच में लगून देखने को मिल रहा है। ये क्या है? लगून, बहुत ही खूबसूरत। समंदर से अलग कोस्ट और इन कोरल्स के बीच में पानी है ना, जो बाकी ओशन से सेपरेट कर रहा है। इधर बाकी समंदर है और इधर पानी बीच में कट गया और इधर एक कोरल है। यहाँ जाओ, बढ़िया डुबकी मारो, छिछला होता है, इसमें खूब मछलियां होती हैं, बहुत सुंदर और क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है और वाटर का कलर दूसरा दिखाई देता है। जैसे ग्रीन कलर का वाटर दिखाई देगा, रेड कलर का वाटर दिखाई देगा, ब्लू कलर का वाटर दिखाई देगा। कोरल किस कलर का है इस पर डिपेंड करता है पानी। और उसमें क्या कहते हैं, जेली फिश होती हैं जो लाइट पैदा करती हैं, है ना। तो अभी ये रात में
जब सूर्य की रोशनी डाउन हो जाती है तो इतना दिव्य नजारा दिखाई देता है, इट लुक लाइक हेवन, है ना। बढ़िया सुंदर सी मछलियां, है ना, नीला नीला पानी हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर, अंदर तक तुम्हें वहां दिखाई दे रहा हो जन्नत का नजारा, और मछलियां भी वहां पर लाइट पैदा कर रही हो, है ना, हल्की हल्की। किनारे बैठोगे तो लगेगा कि जो है बस क्षीर सागर में बैठे हो। कभी मौका मिले तो लगून देखने को जरूर जाना, लगून। सर चिल्का लेक उड़ीसा। बिल्कुल, और ये कोस्ट पर भी बनती है। यहाँ पर बनेगी। लगून लेक, लाइक चिल्का लेक उड़ीसा। और ये क्या है, शोर, ये कोस्ट है। पहले वाले में इसमें अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बैरियर रीफ एंड द फ्रिंजिंग रीफ? अनम्यूट करके बताओ भाई, तुम लोग बोल रहे हो सुनाई नहीं दे। अच्छा, मैं जिससे कहूँ बताए। सर ये वो तट के साथ साथ बनी थी, ये तट से थोड़ी दूर दूर है, शायद यही difference है। हाँ, वो तट से अटैच्ड थी, है ना, और ये क्या है, तट से दूर है ना, ये इनमें डिफरेंस है। यस सर। हाँ, पानी को अलग कर रही है। ठीक ठीक है, अगला वाला होगा वो पूरी तरह से जो है अलग हो चुका होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इनके ऊपर ग्रो करा दो। ये ऐसे, ये हो गया एटॉल। ये एकदम उसके ऊपर ग्रो कर गया है, बीच में कोई स्थल खंड नहीं है, कोई लैंड। कोरल के बीच में कोरल के बीच में पानी, फिर कोरल ही है। ठीक है, तो ये इस तरह से जब बनेगा तो उसे कहेंगे एटॉल। ठीक, लगभग सर्कुलर होते हैं, है ना, एकदम गोल गोल। ठीक है, और काफी गहराई तक जाते हैं क्योंकि कोई सपोर्ट अगल बगल का है नहीं। और इनके बीच में केवल पानी पानी पाया जाता है। ठीक है, ये होते हैं अटॉल, जैसे फिजी अटॉल, जैसे कि लक्षद्वीप अटॉल, फिजी अटॉल, है ना, फूनापूती अटॉल, क्या कहते हैं, एलिस आइलैंड में पाया जाता है फूनापूती। फिजी में फिजी अटॉल, लक्षद्वीप
एटॉल, ये सब जो है। फ्रेंच पॉलिनेशिया में बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। पॉलिनेशिया फ्रांस का आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। कैरोलीन एटॉल कैरोलीन और मार्शल आइलैंड में पाए जाते हैं। कुक आइलैंड में पाए जाते हैं। राजा अम्पट कहाँ पर है? इंडोनेशिया। राजा अम्पट आइलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल रीफ का रीजन है। और नंबर 1 पर है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और किसी जीवित जीवधारी के द्वारा बनाई गई सबसे लंबी स्थलाकृति है, ठीक है। क्योंकि जो बाकी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, है ना, वो सब तो प्रकृति ने बनाए हैं। अब कोई बहुत बड़ी स्थलाकृति जैसे कि क्या कहते हैं, दीवार है उनकी, चाइना की दीवार है, ये भी जीवित जीवधारी ने बनाए हैं। लेकिन भले मूंगे ने बनाया, प्रवाल ने बनाया, लेकिन है तो वो भी जीवित जीवधारी। तो उसने सबसे बड़ी स्थलाकृति का निर्माण किया। ग्रेट बैरियर रीफ लगभग हिमालय की लंबाई का है, 2400 किलोमीटर। तो ये सब इनके उदाहरण भी हैं कोरल रीफ के। अब हम लोग आते हैं कोरल ब्लीचिंग पर। डिस्कलरेशन ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल विरंजन, उनका रंग सफेद हो जाना, मतलब कि मर गए। ऐसा क्या होता होगा कि मर जाते होंगे कोरल, है ना। जब दोनों में से कोई एक मर जा रहा है, फिर कोरल रीफ पूरी तरह खत्म होने लगते हैं, उनका रंग जो है परिवर्तित होने लगता है, सफेद होने लगता है। जैसे नीले रंग के हैं तो सफेद हो जाएंगे, लाल रंग के हैं तो सफेद हो जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण प्रवाल विरंजन होता है? बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर प्रवाल भित्तियां खत्म हो जाएंगी तो मछलियां भी खत्म हो जाएंगी। 25% मरीन डायवर्सिटी खत्म होने का मतलब है कि फूड चेन डिस्टर्ब। बहुत सारे देश हैं, पूरा वहां पर मेजर जो भोजन है वो यही है, मरीन फूड है, मछली खाते हैं। तो ये सब महंगी हो जाएगा, फूड क्राइसिस आ जाएगी, दिक्कत होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और इस समय प्रवाल भित्तियां बहुत तेजी से घट रही हैं और उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण की कोरल ब्लीचिंग होती है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग कहते कब हैं? कोरल ब्लीचिंग कहते हैं जब 60% से 90% तक, है ना, जू एक्सेंथले एल्गी मर जाए और जो भी जू एक्सेंथले एल्गी हैं बचे, 50 to 80% उनका पिगमेंट समाप्त हो जाए।
उनका जो है लवक समाप्त हो जाए, तो इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, यानी प्रवाल विरंजन। तो अब देखते हैं इनका कारण क्या है कोरल ब्लीचिंग के। ठीक है, ये लास्ट बात है। सबसे पहला है टेम्परेचर, ये सर लवक क्या तापमान। चीज होता है सर? लवक समाप्त होना क्या चीज है सर? ये लवक होता है जिस कारण से किसी चीज का जो है रंग होता है, एल्गी का, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक, टमाटर का रंग लाल होना, पत्तियों का रंग हरा होना, ये सब लवक के कारण होता है। ठीक है, पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट समाप्त हो जाता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ठीक, तो टेम्परेचर देखते हैं, तापमान सबसे पहला मूल कारण। तापमान का नीचे, जैसे हमने बताया था 24 डिग्री सेल्सियस लोअर लिमिट, तापमान अगर गिर गया नीचे तो भी, और तापमान बहुत ज्यादा हो गया तो भी, तापमान बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक ऊष्मन के कारण तापमान बढ़ रहा है। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण जो आ जाती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनके कारण पानी में ताप विद्युत गृहों का गरम गरम पानी नदी में छोड़ देना, और जो नदी से पानी बह करके वो गर्म पानी वो इंडस्ट्रियल रीजन से जो आ रहा है, ये समंदर में पहुंच जाना, ठीक है, वह भी इसका कारण होता है ना। इसके अतिरिक्त पानी के ऊपर फ्लाई ऐश का गिर जाना, 2015 यूपीएससी, ताप विद्युत गृहों से जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं वहां पर, और थर्मल पावर प्लांट में भी करते हैं, और स्टील इंडस्ट्रीज में भी इनका इस्तेमाल करते हैं पिघलाने के लिए। बाद में जो कोयले की धूल बची होती है जो किसी काम नहीं होती, उसे फेंक दिया जाता है, और ये उड़ते हुए जाकर के पानी के ऊपर और बर्फ वगैरह के ऊपर भी गिर जाती है। तो पानी का रंग हो जाता है कंदा, काला। तो अब जो अल्बिडो कहते हैं उसे, सूर्य की रोशनी जो विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम आकर के रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही थी, अब उसको ये एब्जॉर्ब करने लगेगा, उसे अवशोषित करने लगेगा, और इस अवशोषण के कारण पानी में तापमान की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और तब भी दिक्कत पैदा होगी, तब भी कोरल खत्म होने लगेंगे। ठीक, दूसरा कारण है एसिडिफिकेशन, ठीक है, अम्लीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन होगा तो पानी में कार्बन सिंक ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है पानी, और खींच करके बनाता है कार्बोनिक एसिड, अम्ल बनाता है। और ज्यादा प्रदूषण करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, है ना, तो ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड, ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलाओगे तो एसिड रेन होगी, पानी में अम्ल पहुंचेगा, तब भी कोरल मर जाएंगे, क्योंकि इनको सैलाइन वाटर चाहिए। इसके अतिरिक्त अल नीनो एंड लानीना, इसको आगे पढ़ाऊंगा, ये बहुत कठिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इतना जान लो, जहां पर गर्म पानी होता है वहां ठंडा हो जाता है, और जहां ठंडा होता है वहां गर्म हो जाता है, और सडन टेम्परेचर चेंज के कारण बहुत ही तेजी से कोरल रीफ मर जाते हैं, जैसे अभी हो रहा है। इसे कहते हैं सब एरियल एक्सपोजर,
या अल नीनो ला नीना प्रभाव। अगला, पानी में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मिल जाना। पानी में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, अकार्बनिक, मिश्रण, जैसे अमोनिया, नाइट्रेट, ये सब आकर के मिल जाते हैं पानी में, जो कि जू एक्सेंथले की डेंसिटी को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 to 3 टाइम्स प्लैंक्टन्स की ग्रोथ बहुत बढ़ा देते हैं। यहां पर हो जाती एल्गल ब्लूम। शैवाल इतना हो जाते हैं कि पानी को पूरा ढक लेते हैं और नीचे सूर्य की रोशनी नहीं जा पाती है ना, फेना फेना तैरने लगता है। शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। नाइट्रेट वगैरह ये न्यूट्रिएंट के तौर पर काम करने लगते हैं। आता कहाँ आता है? खेत आता है। खेतों में इसका प्रयोग करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर। वहां से पानी बह करके नदी में, नदी से बह करके समंदर में, और पूरा शैवालों ने पूरा कवर कर लिया, नीचे सूर्य की रोशनी नहीं जा पा रही, मर जाते हैं कोरल। ठीक है, अगला है जीनोबायोटिक। अच्छा, इसको बचाने का तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किनारे किनारे मैंग्रोव बढ़ाओ। मैंग्रोव करता है ब्लूसिंग। ब्लूसिंग क्या है कि जो भी पानी में नदी से आ रहा होता है नाइट्रेट वगैरह, अमोनिया, उसको खींच करके अपनी जड़ों में बंद कर लेता है और पानी नहीं जाने देता है। इसे कहते हैं ब्लूसिंग। और इसे कौन करता है? मैंग्रोव्स। ठीक, what is bluesing? What is contribution of mangrove to control the inorganic pollutant invasion in marine ecosystem? इस तरह से क्वेश्चन। जीनोबाइटिक, ये अस्पताल का कचरा होता है। ठीक है, अस्पताल में बहुत सारे केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ना। इंडस्ट्रियों से ऑयल निकलता है ना। लेबोरेटरीज से इसी तरह से तरह तरह के रसायन निकलते हैं और वो बाद में पानी पहुंचते हैं, बह करके समुद्र में पहुंचते हैं, उनके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से एपिजूटिक, संक्रमणीय व्याधियां, ये रासायनिक कचरा है। और ये है बीमारी लग जाना। बहुत तरह के पैथोजेंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एल्गी को लग जाते हैं, बीमार हो जाता है एल्गी, और उसके कारण भी एल्गी की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ फिर कोरल भी मर जाता है। बीमारी तो सबको लगती है ना। न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, रेडिएशन यानी कि नाभिकीय हथियारों का परीक्षण करना, या फिर जो भारी जल होता है बिजली बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उसको पानी में छोड़ देना। ठीक, तो ये क्या करता है? ये पहुंच करके उसमें रेडिएशन होता ही है, इनको मार देता है। तो रेडिएशन, विकिरण, ये भी इनके लिए घातक होता है। तो ये सब चीजें थी जो कि कोरल। अच्छा, एक और चीज है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन
गैर देशज प्रजातियों का आगमन। गैर देशज प्रजातियों के आगमन में कुछ दूसरे प्रकार के कोरल्स आ जाते हैं, जैसे स्नोफ्लेक कोरल, ठंडी में रहने वाला कोरल, जैसे जिसके कारण तमिलनाडु के प्रवाल भित्तियां बहुत तेजी से खत्म हो जा रही हैं, 2.5 गुना एक्सेलरेट हो गई उनकी डेथ। वो आया दूसरी जगह से और यहाँ पर उसने अमीनो एसिड छोड़ना शुरू कर दिया, जिसके कारण यहाँ के कोरल मरने लगे। यानी गैर देशज प्रजातियां भी आ जाती हैं तो भी इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है। और इस समय भी अभी आया था लानीना और उसके कारण कोरल ब्लीचिंग बहुत एक्सेलरेट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के तट के पास भी प्रवाल भित्तियां बहुत तेजी से मर रही हैं। तो ये सब इतने फैक्टर थे प्रवाल भित्तियों के, है ना, खत्म हो सर जाने। हाँ सर सी लेवल जो राइज कर रहा है उसके वजह से भी तो इनका डेथ होगा। ग्लेशियर वगैरह जो सी मेल्ट लेवल, कर रही है। हाँ सर। हाँ ग्लेशियर मेल्ट कर रही हैं तो उस कारण से पानी में जो है तापमान की कमी उनकी मृत्यु का कारण है। सी लेवल इतना नहीं राइज कर जाएगा, 1-2 मीटर में उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल पानी में सैलिडिटी कम हो जाती है जब ग्लेशियर मेल्ट होकर के पानी मिक्स होती है, ये इनका कारण है। ठीक है, तो प्रवाल विरंजन के कारणों पर आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है ना। और आज के टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आना है, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी के साथ जो है क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? नो सर।